स्टूडेंट फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 21 जो कलेक्शन एंड टेबुलेशन डाटा आंकड़ों का संग्रह और सारणी है कई पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी कब पढ़ाइएगा। तो ये सांख्यिकी का फर्स्ट चैप्टर जो यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आपका ये पहला चैप्टर सांख्यिकी का स्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर आपको आपके सामने है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से हम सजेस्ट करने वाला था वहाँ पे दे देते हैं आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको पढ़ाए थे कि आंकड़े क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, डाटा कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा एंड प्राथमिक डाटा, अनुकूल डाटा। तो प्राथमिक डाटा के कौन कौन से विधि है, किस किस विधि के, तो उसमें 5 विधि के बारे में बताए थे। सबके बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ाया, तो आप वो वहां पे देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है गौण आंकड़ों के संग्रह करने की विधि यानी कि सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो अन्वेषक है, इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद डाटा कलेक्ट ना करके या तो पहले से कलेक्ट डाटा को अपने प्लान में यूज करता है या फिर किसी और को भेजकर डाटा को कलेक्ट करवाता है, तो उसको बोलते हैं यौन डाटा यानी कि सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इसके बारे में अब इसकी कौन कौन सी विधि है तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो होता है इसमें तो इसकी विधि के बारे में पढ़ना है गौण आंकड़ों के। तो ये जो ऐसे आंकड़े होते हैं एक बार संग्रह किए हुए रहते हैं, यानी कि कोई एक इन्वेस्टिगेटर है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेटर यानी कि अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर जो है अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, यहाँ पे कह यहाँ पे न है, ठीक है ना, यहाँ पे है। तो कोई इन्वेस्टिगेटर है जो पर्सन होता है, ये अपने इन्वेस्टिगेशन अपने प्लान के लिए किसी आंकड़े का क्या करता है, यूज करता है, किसी आंकड़े को संग्रह करते हैं। तो उस आंकड़े को क्या कहता है, रख दिया जाता है। फिर से उसी आंकड़े को कोई दूसरा, ये सेकेंड, ये फर्स्ट उस समय यूज किया तो इसके लिए प्राइमरी था, अब ये रख दिया तो इसके लिए ये सेकेंडरी है, तो ये रखा हुआ तो उसको गया, इसको यूज किया। तो ये जो इन्वेस्ट यानी कि ये आंकड़ा है, डाटा है, इसमें अपने यूज करने के लिए, अपने ये यूज करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये जो डाटा है तो यहाँ कहाँ से इसको लाते हैं, तो ये भी जो डाटा है इसके बारे में देखिए कि ये एक बार संग्रह किए हुए आंकड़े होते हैं जिसको किसी और अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन में प्रयोग किए जाए। तो ये संग्रह किए जाते हैं जिसको और किसी और इन्वेस्टिगेशन में इसको प्रयोग किए जाते हैं, तो वे उस अन्वेषक के लिए गौण आंकड़ा। तो जो पहले के आंकड़े हैं, जो आंकड़े ऑलरेडी इकट्ठा किए गए और किसी इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो गौण आंकड़ा यानी कि सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ऐसे आंकड़े कैसे मिलते हैं, ये जो आंकड़े होते हैं किस रूप में मिलते हैं, तो ये तो हस्तलिखित रहते हैं, यानी कि पहले के जमाने में जैसे हमको पता चलता है कि इतिहास हम पढ़ते हैं, तो पहले हम तो देखे नहीं थे, तो हम लोग को जो डाटा मिलता है कि यहाँ पे मुगलों का वंश शासन था, यहाँ पे राजा सम्राट का शासन था, जिस राजाओं के बारे में पढ़ते, तो जो हमको डाटा मिला वो किसी हस्तलिपि के द्वारा मिला, किसी समाचार पत्रों के द्वारा मिला, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जाके मिले जो हमको बताता है, या फिर उससे भी ज्यादा नहीं, उससे भी दिक्कत है तो आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे जो अंग्रेजों के शासन काल के बारे में देखे होंगे, तो आप वो दादा दादी रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप तो देखे नहीं अंग्रेजों को, तो क्या करते हैं, अपने दादा से पूछते हैं, दादी से पूछते हैं कि दादी अंग्रेज कैसे थे, क्या करते थे। तो ये देखे हुए है तो इनको डाटा याद है और ये आपको सुनाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। ऐसा में तो ऐसे डाटा ये तो समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, सरकारी गजटों में मिलते हैं, व्यापार पत्रों में मिलते हैं, विश्वविद्यालयों तथा रिसर्च ब्यूरो अथवा अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में ये लिखे रहते हैं। कौन, सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या होते हैं, कलेक्ट किए हुए रहते हैं। समाचार पत्र हम इसलिए होते हैं क्योंकि आसपास में आपके कोई घटना घटती है तो आपको तो पता नहीं रहता है, बट अगले सुबह आपको समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है कि मेरे आसपास में कोई घटना, तो इस डाटा को समाचार पत्र लाया, उसको कलेक्ट किया और इस समाचार पत्र के द्वारा आपको सूचना मिलती है कि यहाँ पे हम कुछ घटना घटी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सूचना मिलती है। तो इस तरह से ये क्या होती है, आपके लिए सेकेंडरी डाटा यानी कि गौण आंकड़े कहलाते हैं।
समझ में आया। तो इसको बोलते हैं, इसको कौन कौन सी विधि है, तो विधि पहला है कि इसको समाचार पत्रों से लाते हैं, समाचार पत्रों से, ठीक है ना। सेकेंड लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं पत्र पत्रिकाओं से, पत्र पत्रिकाओं, पत्र पत्रिकाओं से इसको मिलता है, सरकारी गजटों में मिलता है। थर्ड लिख सकते हैं तो सरकारी गजटों में मिलता है। और भी लिखना चाहते हैं तो व्यापारिक पत्रों में मिलता है, ठीक है ना, व्यापारिक पत्रों में इसका उल्लेखन होता है, वहां से मिलता है, ठीक है ना। ये जो होते हैं हस्तलिखित होते हैं या तो छपे हुए रहते हैं, ये हस्तलिपि या तो छपे हुए। तो हस्तलिपि का मतलब कोई राजा महाराजा कोई अपने क्या करते हैं, कोई किताब को लिख देते हैं, जिससे हमको रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में सूचना मिलती है, आंकड़ा मिलता है। किससे मिलता है, तो यहाँ पे रामायण यानी कि यहाँ कुछ हुआ था तो उसके क्या था, हस्तलिपि है कि ये रामायण यानी कि रामायण जो रामचरितमानस या फिर रामायण है वो हस्तलिपि है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था और यहाँ पे रामायण जैसी कोई घटना घटे थे। तो ये हमको गौण आंकड़ा मिला, डाटा मिला, कैसे मिला, तो समाचार पत्रों के द्वारा मिला, ठीक है। तो हमको जो आंकड़ा पढ़ना है वैसे आंकड़ों के बारे में नहीं पढ़ना है जो फील कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम महसूस करते हैं। वैसे आंकड़ों के जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का मतलब नंबर, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तो इसमें वैसे आंकड़ों के बारे में पढ़ना है, वैसे आंकड़ों के बारे में पढ़ना है जो नंबर से रिलेटेड हो, जिसका न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू मिले, ठीक है ना। वैसे नहीं जो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी को दर्शाए, अमीरी को दर्शाए या फिर ईमानदारी को दर्शाए, वैसे हमको बारे में नहीं पढ़ना है। जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वैसे डाटा के बारे में नहीं पढ़ना, वैसे आंकड़ों के बारे में नहीं पढ़ना, वैसे आंकड़ों के बारे में पढ़ना है जो काउंटेबल हो, जैसे जनसंख्या, देश की जनसंख्या, देश में कितने परसेंट पुरुष मैंने कि पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट क्या अशिक्षित है, कितने परसेंट शिक्षित है, ये डाटा के बारे में पढ़ना है, ना कि ईमानदारी के बारे में, गरीबी के बारे में, ईमानदारी के बारे में, इस सब के बारे में हमको, ये सब डाटा के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे डाटा के यानी कि न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिक्स में हमको सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पढ़ना होता है, ना कि इस टाइप के डाटा के बारे में। ये भी डाटा है, ये नहीं बोलना डाटा नहीं है, बट इसके बारे में हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना होता है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए उस टाइप का डाटा ले रहे हैं, बट उसके बारे में हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। और भी डाटा जैसे होते हैं, बहुत से टाइप के डाटा होते हैं, तो हमको उन लोगों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपके क्लास में क्या आपका क्लास है, ठीक है ना, तो उसमें क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, 1 में, 2 में, 3, इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। इन सब क्लास में आपके एक फर्स्ट क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सेकंड क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, थर्ड क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फोर्थ क्लास में कितने। तो ये कोई डाटा अगर रिकॉर्ड करता है, ये कोई डाटा लाता है, तो इसके बारे में पढ़ना, हमको न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पढ़ना है। समझ में आया कौन से डाटा के बारे में पढ़ना, तो इस टाइप के डाटा के बारे में हमको नहीं पढ़ना। किस टाइप का, जो पॉवर्टी, गरीबी को दिखाए, अमीरी को दिखाए, हॉनेस्टी, ईमानदारी को दिखाए, कोई आदमी अच्छा है या बुरा है उसके बारे में दिखाए, या फिर इतिहास में जो डाटा मिलता है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। किसमें, स्टैटिस्टिक्स में हमको नहीं पढ़ना होता, ठीक है, इस सब के बारे में। तो ये जो आंकड़े होते हैं इसके बारे में, ये जो होते हैं पत्र पत्रिका, विश्वविद्यालय, रिसर्च ब्यूरो में आदि में क्या होते हैं, ये मिलते हैं, ठीक है। गौण आंकड़े का प्रयोग करने में इस बात की सावधानी, कुछ बातों की सावधानी रखनी पड़ती है। कैसे सावधानी रखनी पड़ती है, ये जो पहली बार जो यूज किया गया, कौन सा गौण आंकड़ा जो पहली बार यूज किया गया, पहली बार जब इसका यूज किया गया उस समय परिस्थिति कैसी थी, उस समय और परिस्थिति पर ध्यान देना पड़ता है। और जब हम अब दोबारा जब इसका यूज कर रहे हैं, दोबारा जब हम इसका यूज कर रहे हैं, तो अब क्या समय है और कैसी परिस्थिति है, इन बातों को भी क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि समय के साथ साथ परिस्थिति भी चेंज करती है। जैसे अगर 2011 की बात करें, उस समय जनगणना हुआ था, और अभी 2021 में जनगणना होने वाला है, तो उस समय ये जो जनगणना हुआ था उस समय 25 को रहने की कुछ जनसंख्या थी। तो ये जनसंख्या को अगर हम अभी जनसंख्या के रूप में यूज करेंगे तो क्या हमारे लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये समय के साथ साथ जनसंख्या भी बदल गया, तो अभी के जो जनसंख्या आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। तो जनसंख्या अभी उस समय कितने लोग परसेंट शिक्षित थे, कितने परसेंट अशिक्षित थे, कितने परसेंट पुरुष थे, कितने परसेंट
महिलाएं थी, ये सब अलग अलग था। अभी का जो रिकॉर्ड आएगा, अभी का जो डाटा आएगा जो लिखित, वो अलग अलग आएगा। तो जो पहले ये जो डाटा था पहली बार, यानी कि बहुत पहले ये ऑलरेडी है। अब इसी डाटा को दोबारा यूज हम करेंगे तो समय के साथ साथ बहुत कुछ इसमें बदलना पड़ेगा, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। और आंकड़ों पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। समझ में आया। सेकेंड इसी में पढ़ना है संग्रहित आंकड़ों का संपादन। दूसरा पढ़ना है संग्रहित आंकड़ों का संपादन। यानी कि जैसे आपको पता चला है कि संग्रहित, वैसे आंकड़े जो ऑलरेडी क्या होते हैं, यानी कि कलेक्टेड होते हैं। यानी कि संग्रहित, यानी कि जैसे आप जानते हैं म्यूजिशियम में, तो म्यूजिशियम में जाते हैं तो क्या होता है, यानी कि म्यूजिशियम क्या होता है, जहाँ पे बहुत से पुराने जमाने के ऐसे ऐसे मैंने शस्त्र, ऐसे ऐसे चीजें रखी होती है जिसको हम देखते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सी चीजों का संग्रह रखता है, संग्रहित करके रखा रहता है, कलेक्ट करके रखा रहता है, जिसको जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे अतीत में ऐसा ऐसा चीज होता था, ऐसे ऐसे लोग रहते थे, जिनके आंकड़े वहां पे रहते हैं। तो ये जो आंकड़ा है इसकी क्या होती है, इसकी सावधानी से, यानी कि कितनी ही सावधानी से ये आंकड़े संग्रहित करके रखे क्यों ना होते हैं। तो हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना, हमको न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पढ़ना है। न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पढ़ने का मतलब 2011 का जनसंख्या, 2001 का जनसंख्या और 2021 का जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या, या फिर आपके क्लास में 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2018 में क्या क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। अब 2019 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 2020 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये आपको करना है। तो आपका क्लास 2018 में कुछ होंगे, 2019 में कुछ होंगे, 2020 में, क्योंकि आपका क्लास का रेपुटेशन अच्छा होगा। अगर आपका क्लास में आपका स्कूल अगर अच्छा होगा तो स्टूडेंट की संख्या हर एक साल क्या करेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ये नहीं कि हम पहले जो था उसको ले के और 2018 के जाता उसको डाटा लेकर नहीं मान सकते। 2018 में हो सकता है कि बढ़ जाए या घट जाए, तो कांस्टेंट तो रहने की चांस है ही नहीं, यानी कि संभावना है नहीं। तो ये इसके लिए, तो इसमें क्या कहते हैं, हम कुछ डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो जो संपादन संग्रहित आंकड़े जो रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है, कुछ ना कुछ होने की संभावना रहती है। तो ऐसे आंकड़ों को प्रयोग में लाने से पहले हमको भली भांति इसकी जांच करनी पड़ती है। कैसे, संग्रहित आंकड़ों को जो ऑलरेडी इकट्ठे कलेक्टेड है आंकड़े, उनको प्रयोग में लाने के पहले उनको भली भांति जांच करनी पड़ती है। भले कितनी सावधानी से क्यों ना इसको मैंने कि संग्रहित किया होता है, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां, कुछ ना कुछ त्रुटियां और कुछ ना कुछ असंगतियों तो रही जाती है, जिसके लिए हमको इसको फिर से दोबारा इसको यूज करने से पहले फिर से हमको दोबारा इसको क्या करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, तब इसको यूज करते हैं। कैसे डाटा को, तो संग्रहित आंकड़ों का संपादन, यानी कि एडिटिंग करना पड़ता है, यानी कि जो आंकड़े हैं उसको एडिट करना पड़ता है, यानी कि उसकी जांच करना पड़ता है, तब उसको हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इस तरह से जो डाटा था वो खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है आंकड़ों का सारणी, यानी कि डाटा का कलेक्शन जो था, डाटा कितने टाइप के थे, डाटा क्या था। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना या खुद अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर इकट्ठा करें या किसी और के द्वारा इकट्ठा या फिर ऑलरेडी इकट्ठा रहते हैं, उसको किसी प्लान में यूज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। डाटा कैसा चाहिए, तो न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, ना कि आपको ऐसे डाटा चाहिए जो अनकाउंटेबल हो, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे प्रोबर्टी वाला, ईमानदारी वाला, ये सब आपको आंकड़ा नहीं चाहिए, जो गिन सके, जैसे जनसंख्या का, क्लास में कितने स्टूडेंट है, कहा उस क्लास के एक क्लास के बच्चों की हाइट के बारे में, ठीक है ना, उनके एजेस के बारे में आंकड़ा निकालना। तो ये सब आंकड़ों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, गौण यानी कि सेकेंडरी डाटा और प्राथमिक प्राइमरी डाटा होते हैं। प्राथमिक डाटा के बारे में क्या क्या विधि, उसके बारे में बता दें। सेकेंडरी, अब आपको पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है आंकड़ों का सारणीय, नेक्स्ट पढ़ना है आंकड़ों का सारणीय। या फिर गौण आंकड़ा का एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास किताब होता है, तो ये किताब अगर आपको
17 का पास का होगा, तो इसमें क्या होते हैं बहुत से चेंजेस। 2000 अभी क्या चल रहा है, 20 चल रहा है, तो 2017 के किताब में और 2020 के किताब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं आंकड़ों में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसमें कुछ त्रुटियां होती है 2017 की किताब में, इसमें क्या कहते हैं चेंज कहते हैं। इसीलिए आप जब भी किताब खरीदने जाते हैं तो उसका क्या देखते हैं, एडिशन देखते हैं कि वो कब का, कितना समय का वो इसमें एडिशन है, कब का चेंज किया। तो नया एडिशन किताब क्यों लेते हैं, क्योंकि पुराने जो डाटा है उसको चेंज कर दिया गया है, पुराने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उसमें कुछ बदल दिया गया है, इसीलिए आप नया एडिशन लेते हैं, इसीलिए ये ऐसा यूज किया था। तो ये भी आपका किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो भी एक टाइप का आंकड़ा ही है, एक डाटा ही है, ठीक है। अब आंकड़ों का सारणी है, अभी तक तो हम आंकड़ा कलेक्ट कर लिया, आंकड़ा क्या होता है, कैसे करना है, उसको कलेक्ट करना। अब इसको सारणी यानी कि टेबल के फॉर्म में अरेंज कैसे करेंगे। तो जो डाटा होता है, जो आंकड़ा होता है, उसको अरेंज करने के लिए हमको रो की आवश्यकता है। रो का मतलब पंक्तियां की आवश्यकता होती है, पंक्तियां, और कॉलम की आवश्यकता होती है। कॉलम के मतलब, कॉलम का मतलब कॉलम ही होता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में भी हम क्या करते हैं, कॉलम ही बोलते हैं, ठीक ना। तो रो का मतलब जो हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो लाइन होता है, ये लाइन, ए लाइन, ये लाइन, ये से जो लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं रो। और कॉलम का मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको बोलते हैं कॉलम। आपको ये कंप्यूटर में भी पढ़ना होता है। तो रो का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन। जिससे आपको एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन ऐसे खींचे, एक रो, ये फर्स्ट रो हो गया, जिसके बाद यहाँ पे आया तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये R1 हो गया, यहाँ पे लिख ले रहा है, ये R2 हो गया, यहाँ पे खींच रहे थे ये R3 हो गया, और यहाँ पे खींच रहे थे ये R4 हो गया। समझ में आ रहा है। ये आपका R1 बता रहा है, ये आपका R2 बता रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज है कि नहीं है। वर्टिकल जो लाइन ऐसे आता है तो ये आपका C1 हो गया ऊर्ध्वाधर, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ऐसे लाइन। तो इसी तरह से ना आपका टेबल की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल यानी कि हो और कोई वर्टिकल हो, तो कोई रो हो और कॉलम, इसी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी संख्यात्मक आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए ऐसे हमको टेबल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम सारणी यानी कि ऐसे सारणी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम आंकड़ों को सही से अरेंज करें, ताकि कोई पढ़े तो उसको एक ही बार में सब कुछ इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। ये नहीं कि क्या करते हैं, जैसे किसी के कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना किसी तरह से कितना अच्छे से अरेंज करके रखता है। तो अरेंज करके रखने का मतलब हमको जो डाटा चाहिए देखते ही हमको क्या होता है, वो आंकड़ा मिल जाता है। ये था। तो ऐसे आंकड़ों खानों में रखे जाते हैं, जिसको समझने में आसानी से होती है, यानी कि आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब सारणियां निम्न प्रकार की होती है। सारणियां कितने प्रकार की होती है, बहुत तरह की होती है। क्या क्या होती है, तो जो पहला है वो है सरल सारणियां। पहला है सरल सारणियां। सरल सारणियां का इंग्लिश होता है सिंपल टेबल, यानी कि ये इसका मतलब होता है टेबल, टेबुलेशन, यानी कि सारणियां टेबुलेशन यानी कि टेबल, ठीक है ना। टेबुलेशन इसको बोल सकते हैं, यही इसका नाम भी है टेबुलेशन। तो टेबुलेशन मतलब सारणियां, तो टेबुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सरल सारणी यानी कि सिंपल टेबल आपके बारे में पढ़ना है। तो सिंपल टेबल का मतलब जिसमें एक रो और एक कॉलम होते हैं, यानी कि ऐसे सारणियां होते हैं जिसमें एक गुण वाले अथवा एक लक्षण वाले जो डाटा को कलेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे हम क्या किए, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये हमको क्या है, क्लास मिल गया। अब इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चों का संख्या लिख दें कि इनका संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो इसमें मान लेते हैं 60, इसमें 70, इसमें 90, इसमें 100, इसमें 200 नहीं, 2 से ज्यादा हो जाएगा, 120 कर देते हैं। इस तरह से इसमें बच्चों की संख्या है। तो किसी स्कूल में गए, क्लास 6 में देखें, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में देखें, तो इस तरह से हमको बच्चों की संख्या हमको पता चल गया कि ये इतने इतने क्लास में, इस क्लास में इतने बच्चे, इस क्लास में इतने बच्चे, इस क्लास में इतने बच्चे, इस क्लास में इतने और इस क्लास में इतने। तो हमको ये सरल सारणी आ गया, जिसमें एक ही कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, एक ही गुण अथवा लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। इसके कोई उपविभाग, यानी कि इसका जो कॉलम है, रो है, रो का कोई यानी कि कॉलम का कोई उपविभाग नहीं होता है। कॉलम का मतलब इसका कोई उपविभाग नहीं होता है, एक ही होता है। तो इसको बोलते हैं सरल सारणियां, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट आता है द्विसारणीय द्विगुण सारणी, यानी कि द्विगुण सेकेंड आता है। तो द्विगुण सारणी का मतलब इसमें, जिसमें द्वि का मतलब होता है दो और गुण का मतलब गुण, तो जिसमें दो गुणों को क्या किया जाता है, प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं द्विसारणीय। नाम से ही क्लियर है कि द्विगुण सारणी का मतलब ऐसे सारणी जिसमें दो गुण हो। तो इसमें एक ही गुण था, जबकि इसमें एक और गुण को शामिल कर दें, इसमें और एक गुण को शामिल कर दें कि अब ये संख्या जो है, संख्या को संख्या ना रख के इसको पुरुष और इसको स्त्री की संख्या, यानी कि लड़का लड़की, क्योंकि स्कूल में तो लड़का लड़की रहता है, ठीक है ना, लड़का और लड़की। तो लड़का लड़की की संख्या क्लास 6 में ये है 30, ये है 20। अब इसको कर दें 40, इसको बोल दे 20, ठीक है ना, इसको कुछ और बोल दे, इसको 50, इसको बोल देते हैं, क्योंकि लड़कियों का संख्या बहुत कम होता है, ठीक है ना। किसी भी स्कूल में जाइएगा तो लड़कों की संख्या ज्यादा रहता है और लड़कियों की संख्या क्या होता है, कम होता है। इस तरह से ये 120 है तो इसको बोल देते हैं 90, इसको बोल देते हैं 25। तो इस तरह से इसमें कितने गुण दिखा रहा है, एक लड़की का संख्या दिखा रहा है, दूसरा लड़का का, यानी कि बॉयज का और गर्ल्स का संख्या दिखा है। तो इसमें कितने गुण दिखाई दे रहा है, आपका एक गुण दिखाई दे रहा है कि दो गुण दिखाई दे रहा है। जो आपका सरल सारणी, अब सरल सारणी ना रहा के सरल सारणी का मतलब एक डाटा दिखा रहा था, अब ये क्या हो गया, द्विगुण, यानी कि जिसमें कितने गुण को प्रदर्शित करता है, दो गुण को प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं द्विगुण, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, ऐसी जनसंख्या क्या करता है, दिखाता है, तो इसको बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं द्विगुण। समझ में आया कि नहीं? अलग अलग डाटा को दिखा रहा। अब ये हो गया द्विगुण। अब इसी में दो से ज्यादा गुण वाले दिखाने लगे, अब इसी में दो से ज्यादा गुण वाले दिखाने लगे, ठीक है ना। तो उसको बोल देते हैं, उसको बोलते हैं बहुगुण सारणी, यानी कि तीसरा आपको पढ़ना, ये दूसरा था, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ना है बहुगुण सारणियां। बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब होता है, गुण का मतलब होता है गुण, जिसमें बहुत सारा, जिस टेबल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारा गुण उसमें हो तो उसको बोलते हैं बहुगुणीय सारणी। बहु का मतलब बहुत सारा, एक नहीं, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि दो वाला होगा तो द्विगुण। द्वि का मतलब होता है दो और गुण का मतलब होता है गुण, जिसमें दो गुण हो। नाम से ही क्लियर है, जिसमें दो गुण हो तो द्वि सारणी टेबल कहते हैं। सरल का मतलब एक जिसमें गुण हो उसको सरल बोलते हैं। अब बहुगुण का मतलब यानी कि ये हो गया, जैसे एक टेबल ले लेते हैं, ये यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, एक सेकंड। ये एक टेबल ले लेते हैं, जहां पे क्या कह रहा है कि ये 1921, 1931, 1941 और 1951 ये ले लेते हैं। इसमें ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका जनसंख्या दिखा रहा है, यानी सॉरी ये वर्ष दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है शिक्षित, यानी कि अशिक्षित और शिक्षित, यानी कि जो पुरुष कितने परसेंट शिक्षित है, कितने परसेंट यहाँ पे दे रहे हैं 1.7 ले लिए, यहाँ पे 1180, ठीक है ना। ये पुरुष शिक्षित दिखा रहा है और ये अशिक्षित दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ और ले लिए, यहाँ पे कुछ और ले लिए, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे स्त्रियों ले लिए, स्त्री यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे भी फिर से शिक्षित वाला, तो यहाँ पे स्त्री का शिक्षित और क्या करें, यानी कि शिक्षित, और यहाँ पे अशिक्षित का परसेंटेज ले लिया इस तरह से। तो ये जो डाटा दिखा रहा है इसमें 1 2 3 4 इस तरह से और भी इसमें डाटा को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें 2 डाटा है या 2 से ज्यादा है, तो 2 से आप बोल सकते हैं कि 2 से ज्यादा डाटा है, यानी कि 2 से ज्यादा है, तो ये आपका जो सारणी होगा किसमें हो जाएगा, बहुगुणक सारणी में, यानी कि ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा गुण को ये दिखा रहा है। समझ में? तो ऐसे डाटा को हम क्या करते हैं, बहुगुण सारणी करते हैं। जिसमें 2 डाटा होता है उसको द्विगुण सारणी करते हैं, जिसमें 1 डाटा उसको सिंपल सारणी करते हैं। जो सारणी है, जो टेबुलेशन है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक सिंपल, दूसरा
डबल, और तीसरा क्या कर दिया है, मनी फोल्ड, यानी कि बहुत सारा, मेनी फोल्ड कर दिया है। डबल टेबल, मनी, मेनी फोल्ड टेबल एंड सिंपल टेबल के रूप में इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया। इस तरह से आपका जो डाटा एंड टेबुलेशन का जो चैप्टर है उस तरह से खत्म हो गया। इसमें कुछ और भी है, आपको बता रहे हैं। इसका एक टॉपिक है और इसका लास्ट टॉपिक है, क्या है कि सारनियां बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही हो गया। क्योंकि इसका जो डाटा था वो ऑलरेडी खत्म हो गया था, यानी कि डाटा टेबल से रिलेटेड जो भी था, थ्योरी था, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं यूट्यूब पर ना मिले, हो सकता है मिल जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे भी टीचर है तो मिल भी सकता है। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन बता चुके हैं। क्या है क्वेश्चन, जैसे इसको बताने से पहले आपको एक्सरसाइज पा जाते हैं। एक्सरसाइज 21 पा जाते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहा है कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने की कौन कौन सी विधि है, प्रत्येक का वर्णन संक्षिप्त में लिखो। तो प्राथमिक आंकड़ा को वर्णन करने के लिए विधि के बारे में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बता दिए हम। कौन कौन सी विधि है, उसके 5 विधि है, सबके बारे में बता दिए। प्राथमिक और गौण आंकड़ों में क्या अंतर है, यानी कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर, इसके बारे में बता दिए। गौण आंकड़ों के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं और सरकारी थी, ये सब क्या होते हैं, इसके मुख्य स्रोत होते हैं जहां से हम क्या करते हैं, गौण आंकड़ों को एकत्र करते हैं। ठीक है, 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, गौण आंकड़ों के प्रयोग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस डाटा को प्रयोग करने से पहले उसमें क्या अशुद्धियां है, क्या त्रुटियां रह गई, वो कब किस समय यूज किया गया था, समय के साथ परिस्थिति जो बदली उसमें क्या चेंजेस, उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी बातों को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना है गौण आंकड़ों को प्रयोग करने से पहले। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक और गौण आंकड़ों में क्या अंतर है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। गौण आंकड़ों के मुख्य स्रोत क्या क्या है, अभी बता दिए हैं 4 नंबर क्वेश्चन के सब बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक समग्र, यानी कि प्राइमरी डाटा, द्वितीय समग्र, सेकेंडरी डाटा की परिभाषा लिखे। तो अभी बता दें कि वैसे डाटा जिसमें इन्वेस्टिगेटर और नेट से खुद डाटा को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं किसी और के द्वारा या फिर किसी और को भेजकर औनेसक इन्वेस्टिगेटर जो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट कराता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीय डाटा। द्वितीय डाटा का प्रयोग करने से पहले किन किन बातें होती है, यही क्वेश्चन जो पहले था उसको रिपीट करा। पदों को आंकड़ों को एकत्रित करने के समय आप किन किन आवश्यक सावधानियों की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटि ना आ जाए। वो एक आदमी से डाटा नहीं एकत्र करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत बताए। तो डाटा एकत्र करने के लिए 3-4 आदमी से पूछना चाहिए, 2-4-5-6 आदमी से डाटा को पूछना चाहिए कि वो उसमें क्या क्या सही बता रहा है, क्या क्या कॉमन बातें, उसको ध्यान में रखना चाहिए। सांख्यिकी औनेसक के आंकड़े का संग्रह करने में जिन विधियों का प्रयोग होता है उन्हें विस्तार पूर्वक लिखे थे, ये भी बता दिए हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत औनेसक में क्या क्या गुण है, यानी कि प्रत्यक्ष जो व्यक्ति है उसमें क्या क्या है, तो उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, बता चुके हैं। सब कुछ आपको क्या कर दिए यहाँ पे, प्रत्येक डायरेक्ट पर्सनल, प्राथमिक जो प्राइमरी जो डाटा है उसका जो प्रथम विधि है उसके क्या क्या गुण है वो भी हम क्या कर दिए हैं, सब बता देते। इसमें जो भी क्वेश्चन था ऑलरेडी सब कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है कि इसका कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट बात है कि सारणी का शीर्षक टाइटल देना आवश्यक है, यानी कि जो भी हम टेबल बना रहे हैं, टेबल जो बना रहा है उसका शीर्षक टाइटल देना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि बिना टाइटल का हम कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे किसी पर्सन का नाम नहीं पता है तो उसको कैसे बुलाइएगा, नहीं ना बुला पाइएगा, तो इसका शीर्षक देना आवश्यक है। ठीक है ना, यानी कि जो टेबल है, टेबल का जैसे जो टेबल कलेक्ट किए तो क्या है टेबल, यानी कि वो जनगणना का टेबल है, 2011 का जनगणना का टेबल है। उस तरह से और भी क्या करें, क्लास 10 स्कूल के बच्चों का आंकड़ा है इस साल का, तो इस तरह से उसका टेबल का शीर्षक देना आवश्यक रहता है। ठीक है ना। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑनेशन जो होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेटर नहीं बोले, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जो प्लान होता है, प्लान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सारणी के स्तंभ और पंक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि जिस प्लान के लिए, जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पंक्ति और सारणी बना रहे हैं वो हमको पर्याप्त होना चाहिए। उसमें ऐसा ना कि कुछ इंफॉर्मेशन हम उसमें से छूट जाए, ऐसा नहीं। उसमें जो भी पंक्ति का मतलब रो और कॉलम उसमें हमको पर्याप्त होना चाहिए, जिससे हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें हमको मिलना चाहिए। तीसरी है सारणी का आकार ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो टेबल है उस सॉरी ये दो था, टेबल का आकार ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि बिना मतलब का कुछ भी लिख दें उसमें, और टेबल का आकार ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, यानी कि कुछ डाटा को कम कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों में सब मैंने कि इक्वल होना चाहिए, ताकि हमको उसको डाटा अच्छे से उसको समझ सके कोई पढ़ के, ठीक है ना। और सब टाइटल भी, अनुसारनियां भी उसमें अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। ये 3 नंबर था। 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्तंभ का उप शीर्षक सब हेडिंग देना चाहिए। यानी कि प्रत्येक जो स्तंभ आ रहा है, यानी कि जो कॉलम आ रहा है, तो कॉलम में जैसे यहाँ पे था तो ये पुरुष था, तो पुरुष में भी हमको 2 टाइटल देना पड़ा कि ये स्त्री की था, और सॉरी ये पुरुष में था तो ये क्या था, शिक्षित वाला था, ये अशिक्षित वाला। तो ये जो टाइटल है इसका ये सब टाइटल है, ये सब है ना, सब का भी हमको टाइटल देना पड़ता है। कॉलम का सब कॉलम जो आता है उसको भी हमको टाइटल देना जरूरी है, ये हमको देना पड़ता है। ये था 4 नंबर। 5 नंबर यानी कि आंकड़ों की सांख्यिक इकाई, जैसे रुपया, सेंटीमीटर, तो इसमें संख्या है तो संख्या कोई इकाई नहीं होता है। अगर यही क्या करते हैं कि किसी का वेट का लेते हैं, किसी की लंबाई का लेते हैं, कोई यानी कि कोई पैसा से रिलेटेड होता है तो उसका यूनिट देना हमको जरूरी होता है। कि रुपया है तो रुपया में देंगे पैसा, लेंथ है तो सेंटीमीटर में देंगे, 1000, लाख, एकड़ देंगे, ये सब उसको यूनिट देना और उप शीर्षकों के साथ साथ लिख देना चाहिए। और उप शीर्षक भी हमको साथ साथ क्या करना चाहिए, लिखना पड़ता है कि 1 यूनिट बराबर 1 लाख ले रहे हैं, कि 1000 ले रहे हैं, कि 1 करोड़ ले रहे हैं, हम उसको क्या होता है वो भी हमको लिखना पड़ता है। ये था 5 नंबर। 6 नंबर बातों पर ध्यान देना चाहिए कि यदि आंकड़े बड़े हो तो उन्हें 1000 अथवा लाख के सन्निकट बनाकर लिखना चाहिए। यानी कि आंकड़े जैसे इतना बड़ा बड़ा आंकड़ा हो तो हमको यहाँ पे देना पड़ता है कि 1 यूनिट, 1 इकाई बराबर 1 लाख जैसे देता है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो 10 गुणे 1 का 1 लाख कर देंगे, तो हमारा इतना बड़ा संख्या क्या आ जाएगा, आ जाएगा। जब आंकड़ा बहुत बड़ा हो तो इसको 1 यूनिट यानी कि 1 नंबर बराबर 1 बराबर हमको लिखना पड़ता है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस तरह से उसके सन्निकट हमको बना पड़ना, ताकि इसको हम क्या कर लेंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, या 15 लिख सकते हैं, या 26 लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ भी हम आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखते हैं ना कि ये क्या होता है, जनसंख्या आपका दे रहा है, तो जो जनसंख्या दे रहा है तो क्या दे रहा है, 1921 में दे रहा है 25.00, तो क्या 25 जनसंख्या था, तो इसको क्या दे रहा है कि ये जनसंख्या जो है किसमें है, करोड़ में है। ये जनसंख्या किसमें है, तो 1921 में जो जनसंख्या थी कितनी थी, 25 करोड़ थी। असल में इसमें संख्या किसमें दे दिया, 25 में दे दिया, 25 करोड़ थी। इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। विभिन्न कलमों को पदों का योग उनके नीचे और पंक्तियों का योग उनके सामने दाईं ओर देना चाहिए। यानी कि कॉलम है तो कॉलम में x y z है, तो इसका जो सम करेंगे, प्लस का सम करेंगे तो यहाँ पे देना पड़ेगा, और इधर x y a b c ये दिया है, तो इसका जब सम करेंगे तो y a b c इसका सम हमको यहाँ पे देना पड़ता है, इसका सम हमको यहाँ पे देना पड़ता है। तो पंक्तियां का सम उसके राइट हैंड साइड में देना है, जबकि कॉलम का सम उसके नीचे देना पड़ता है, ये बता रहा है। समझ में आया, ये था। नेक्स्ट दे रहा है कि यानी कि अगर सारणी में जहां तक संभव हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विभिन्न आंकड़ों की तुलना सरल हो जाए। यानी कि हमको जितना से जितना सरल वर्ड का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हमको आसानी से वो बता। यदि आंकड़े के संबंध में कोई विशेष सूचना देनी हो तो टिप्पणी के रूप में सारणी के नीचे देना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई अदर हमको इन्फॉर्मेशन देना है तो यहाँ पे पॉइंट करके इसके नीचे हमको क्या कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से सारणी बनाने में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस तरह से इन्हीं सारी बातों को क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। इस तरह से ये चैप्टर 21 जो है स्टैटिक्स का है वो चैप्टर यहाँ पे आज क्या होता है, खत्म होता है। और आप लोगों का पहला जो चैप्टर जो पहला इसका पार्ट था उसको बहुत अच्छे से देखे, मैंने कि बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स था। इसी तरह रिस्पॉन्स बनाए रहिए और आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है।